हेलो गाइस, मेरा नाम रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 1971 वार के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय पाकिस्तान भी एक अलग हिस्सा बना भारत से। ठीक है, तो आप देखेंगे जब पाकिस्तान जब अलग बना भारत से तो उस टाइम वो जो पाकिस्तान तो दो भागों में बढ़ गया। पहला पूर्वी मतलब पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान है। ये जो आज आप ये बांग्लादेश देख रहे हैं ना, ये उस टाइम पे उसी का भाग था। तो हुआ क्या कि ये जो पश्चिमी पाकिस्तानी थे, यहाँ पे क्या था कि इनके पास बहुत सारे इनके जो बांग्लादेश है वो आज भी बहुत ही रिसोर्सफुल देश है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें पैदावार होती थी, मतलब कॉटन, मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये क्या करते थे, यहाँ से आते थे, इनकी चीज़ों का यूज करते थे, अपने देश में लेके जाते थे, पर इनको बहुत वैल्यू नहीं करते थे, इनको अपने देश की तरह नहीं मानते थे। ये चीज़ उसी तरह है कि जैसे अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट आज रहते हैं, तो पहले क्या था कि उनको हमेशा मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता था ब्लैक को वाइट के द्वारा। तो सेम चीज़ यहाँ भी था। अब हुआ क्या कि जब 1970 में जब चुनाव हुआ, वो चुनाव पहली बार हुआ पाकिस्तान में, लेकिन बाई चांस ये हो कि यहाँ पे जो लीडर थे मुजब्बुर रहमान, वो जीत गए। अब था क्या कि मुजब्बुर रहमान जो थे इस पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान है यहाँ के लीडर थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ के जो पाकिस्तानी थे इनको देख के ये बर्दाश्त नहीं हुई कि ये कैसे जीत गए, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग इनको मतलब ये पाकिस्तान का हिस्सा थे, लेकिन इनको अपने देश की तरह नहीं ट्रीट करते थे। तो हुआ कि जब मुजब्बुर रहमान जब उन्होंने चुनाव जीता, ठीक है, तो जब उनको शपथ लेने की बारी आई तो क्या हुआ कि उनको शपथ लेने नहीं दिया जा रहा था। और ऊपर से ये लोग बोलते थे बंगाली, इनकी जो भाषा थी वो बंगाली थी। ठीक है, और ये चाहते थे कि ये उर्दू बोले, ये चाहते थे कि इनके आइडेंटिटी को बदलना चाह रहे थे, इनको बहुत ही अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे। तो हुआ क्या कि फिर इन लोगों को समझ में आया कि यार हम जब पाकिस्तान का हिस्सा हैं फिर भी हमें पाकिस्तान की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, विद्रोह चालू कर दिया। विद्रोह ये था कि ये अलग देश की डिमांड करने लगे। इन्होंने कहा कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। अब ये बात सुन के यहाँ के जो जनरल थे नियाजी, ठीक है, यहाँ के जो जनरल थे नियाजी, इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कि इनकी इतनी औकात कि हम मतलब हमारे देश से अलग होंगे। देखिए फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, नियाजी ने क्या किया, इन्होंने अपने क्या किया, मिलिट्री फोर्सेज यहाँ भेजना चालू किया। और देखिए उन मिलिट्री फोर्सेज का मकसद ही यही था, उनका मकसद सिर्फ यही था कि इनको इतना टॉर्चर किया जाए, इनको इतना मारा जाए कि इनका मतलब दोबारा ये इनकी औकात ना हो, कि दोबारा ये गलती करें कि हम मतलब पाकिस्तान से अलग होंगे। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ तक की जो सेनाएं आई यहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी बर्बरता की। मतलब आप जान लीजिए कि इतनी बड़ी बर्बरता आज से दुनिया में कभी नहीं हुई। अब मैं आपको बता दूं कि 30 लाख लोगों को जिंदा काट दिया गया, 4 लाख औरतों की मतलब रेप किया गया। और होता क्या था कि जब औरतों सामने रेप किया जाता था, उनके आदमियों को वहां पे काट दिया जाता था, बूढ़ों को मारा जाता था, उनको मार मार के लटका दिया जाता था। इस तरीके से बर्बरता होने लगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रकोप होने लगा, यहाँ से देखिए ये तो होता ही है। अभी रसिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो हो क्या रहा है, यूक्रेनियन मतलब जब अटैक होने के बाद वो बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जाते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस देश में जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ होने लगी। यहाँ से भी लगभग 10 लाख लोग भारत में आने लगे शरण लेने के लिए। उस टाइम पे जो भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो थी इंदिरा गांधी। उनको ये चीज़ दिखी, उनको ये लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उनको एकदम उनको मतलब मारा जा रहा था, उनको काटा जा रहा था। ये चीज़ उनको दिख रही थी। तो उस टाइम पे क्या था कि जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और उस टाइम पे हमारे जो जनरल थे वो थे मानिक शाह। तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि मतलब मानिक शाह से कहा कि एक काम करो, ये लोग बहुत उस पर जो हमारा जी छोटा पाकिस्तान उस पर बहुत ज़्यादा मतलब अटैक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मार रहे हैं। आप एक काम करो कि इनको मतलब इनकी हेल्प करो, इन पे जाके अटैक करो, इन पाकिस्तानियों को सबक सिखाओ। अब देखिए था क्या कि उस टाइम पे जो मानिक शाह थे, मतलब बाकी सब लोग ये मान रहे थे, इंदिरा गांधी भी ये मान रही थी कि चलो ठीक है, हाँ मतलब अटैक करते हैं, कर लेंगे। लेकिन उस टाइम पे मानिक शाह ने मना किया। उन्होंने कहा देखिए मैडम, ऐसा है कि अभी ये जो एरिया है ना, मानसून का पूरा एरिया था। उस टाइम पे होता क्या था कि जब बारिश होती थी बहुत ज़्यादा तो क्या होती थी, ज़मीन में दलदल होने लगती थी। तो जो हमारे व्हीकल हैं, जो युद्ध के व्हीकल हैं, उनको चलने में बहुत दिक्कत, धंस जाते थे। और मतलब हमारे एयरक्राफ्ट है, ये सब है, उनको चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैम, अप्रैल से लेके, मतलब मानिक शाह ने कहा अप्रैल से लेके नवंबर तक हम युद्ध नहीं कर सकते हैं, कोई चांस नहीं। अगर युद्ध करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा घाटा होगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम अप्रैल से लेके नवंबर तक, यहाँ पे एक गुट था मुक्ति वाहिनी। जब पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया तो इन्होंने जब विद्रोह चालू किया तो यहाँ पे गुट था मुक्ति वाहिनी। ठीक है,
तो मुक्ति वाहिनी को जो विद्रोही गुट है उनको उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अप्रैल से लेकर नवंबर तक इनको क्या करेंगे, ट्रेंड करेंगे ताकि ये युद्ध कर सके। आप देखिए जैसे अब रसिया का एग्जांपल लीजिए, रसिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ठीक है, तो अमेरिका बाकी सारे देश उनकी डायरेक्टली मदद नहीं कर रहे हैं, बट उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको हथियार दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको लड़ने में बहुत ज़्यादा ताकत मिल रही है, बहुत ज़्यादा वो टिक पा रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं टिक पाते रहे सामने, क्योंकि उनको प्रॉपर रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हुआ। यहाँ पे क्या था, जो जनरल मानिक साहब थे, जो इंडियन मिलिट्री थी, उन्होंने ट्रेंड करना चालू किया मुक्ति वाहिनी ग्रुप को। अब ये ट्रेंड होने लगे तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छे से इनसे फाइट की। और मैं आपको बता दूं 1970 में क्या हुआ था, जो यहाँ के लीडर थे मुजफ्फर रहमान, उनको क्या किया था, मतलब कैद कर लिया गया था। यहाँ से क्या हुआ था, इनको ले जाके यहाँ पे कैद कर लिया गया था। तो जो गुट बना था मुक्ति वाहिनी, उसी वक्त पे ये बना था। अब देखिए हुआ क्या कि जब नवंबर आया, अब धीरे धीरे से वक्त निकला, जब नवंबर आया तो इंडियन आर्मी ने क्या, अच्छा मैं एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे क्या था कि जो इंडियन आर्मी बहुत फैली थी, तो उनको इकट्ठा करने में भी टाइम लगता, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी लंबा वक्त मांगा, क्योंकि एक तो मानसून का खतरा, ऊपर से इंडियन आर्मी फैली है, तो उनको कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा मतलब उस पर बहुत ज़्यादा वर्क होता है, ठीक है। तो जब नवंबर आया तो क्या हुआ कि हमारी तीनों सेनाएं एकत्रित हो गई। उसके बाद क्या हुआ, हमने भयंकर अटैक इन पे कर। तो जैसे ही नवंबर बीतता है, ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने 3 दिसंबर को क्या किया, अटैक करना चालू किया। ये अटैक इतना ब्रूटल था, इतना खतरनाक था कि इनकी ऐसी की तैसी हो गई। जो पाकिस्तान आर्मी थी इनकी ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है। और इनको चारों तरफ से अटैक किया, ऊपर से अंदर से जो मुक्ति वाहिनी जो संगठन था उन्होंने भी अटैक करना चालू किया। यहाँ से इंडियन नेवी भी प्रॉपरली इनको सपोर्ट कर रही थी और प्रॉपर अटैक कर रही थी। और ये क्या था, जो पाकिस्तान आर्मी थी ये पूरी तरीके से घिर गए और ये मतलब एकदम त्रस्त हो गए। इनको चारों तरफ से एकदम मारा जाने लगा कि इनकी भागने तक की नौबत आ गई। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो यहाँ के जनरल थे उन्होंने पाकिस्तान को ये बोला कि देखिए अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो अभी जो हमारा अटैक है वो 10 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को लगा कि जब अभी हमारी ये हालत है तो जब 10 गुना ज़्यादा अटैक होगा तो हमारी क्या हालत होगी। ये चीज़ इनको समझ में आ गई और ये इतिहास में पहली बार हुआ। आप सोचेंगे कि इतिहास में पहली बार हुआ कि लगभग 1 लाख पाकिस्तान सैनिक ने किसी देश के सामने सरेंडर किया हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत थी, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। एक बात समझिए, कोई एक जवान अपने देश के लिए मर जाएगा पर वो सरेंडर नहीं करता। तो यहाँ पे 1 लाख सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, जो कि